सो फ्रेंड, आज हम लोग करने वाले हैं सारे अनुच्छेद को एक सिंगल वीडियो। और इस एक वीडियो में आपको अनुच्छेद 1 से लेके 395 तक के सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद एक जगह आपको मिल जाएंगे। यानी कि आपको अब सर्च करके अलग अलग जा करके अनुच्छेद नहीं देखना है। इस 1 घंटे की वीडियो में अनुच्छेद 1 से 395 तक हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब बीपीएससी में बहुत थोड़े समय बचे हुए हैं, तो आप इस चैनल पर आने वाले सारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 मददगार होंगे। और प्रयास भी ये रहता है कि कम से कम समय में अच्छा खासा कंटेंट आपको उपलब्ध करा दिया जाए। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसके पहले अगर आप कर रहे हैं स्टेट पीसीएस, यूपीएससी या फिर इस तरह के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन, तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। हम आपके प्रिपरेशन को बनाएंगे और भी आसान। इंडियन पॉलिटी शुरू से ही एक महत्वपूर्ण विषय रहा है हमारे प्रिपरेशन का। इस बार तो काफ़ी मात्रा में प्रश्न देखने को मिले थे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में। और पॉलिटी में या राज्य व्यवस्था कहें आप, तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण विषय रहा है वो अनुच्छेद का एक हिस्सा ज़रूर रहता है। मीन्स अनुच्छेद से कुछ प्रश्न तो आपको देखने को ज़रूर ही मिल जाते हैं। हम लोग आज इस कड़ी में वहीं कुछ विशेष अनुच्छेदों को देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। या आप यूँ कहें कि अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक सबका मैं एक समरी आपको उपलब्ध कराने जा रहा हूँ। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने स्लाइड्स की तरफ और देखते हैं इसे। चैनल को कर लीजिएगा याद से सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा इसे दूसरे को। संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और क्षेत्र, इसका वर्णन है। जबकि अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश है। नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 3 में है। 22 कुल भाग है संविधान के। 395 मूल में, मीन्स जब संविधान बना था तब अनुच्छेद था। और मूलतः जो अनुसूचियाँ थी वो 8 थी, अब वो बढ़ाकर 12 कर दी गई है। तो अभी हम लोगों ने पहले भाग के अनुच्छेद 1 से 4 तक को देखा है, जिसमें अनुच्छेद 1 संघ के नाम और क्षेत्र के बारे में चर्चा करता है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना के बारे में चर्चा करता है। मीन्स नए राज्यों का प्रवेश कैसे होगा, उसका स्थापना कैसे होगा। और अनुच्छेद 3 जो है वो बताता है कि नए राज्यों का गठन और विद्यमान जो राज्य है उनके क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कैसे किया जाएगा। तो ये इनसे जुड़ा हुआ है। संघ का नाम जो है, मीन्स भारत का नाम, ये अभी बहुत चर्चे में भी रहा है। संवैधानिक रूप से भारत को 2 नाम दिया गया है, एक भारत और एक इंडिया। चर्चे में इसलिए रहा है क्योंकि पहले जब संविधान लिखा गया है तो उसमें मेंशन है कि इंडिया जो कि भारत है। और अभी ऐसा विचार चल रहा है कि भारत को आगे रखा जाए, भारत जो कि इंडिया है, ये मीन्स भारत हिंदी वाले को ज़्यादा महत्व दिया जाए। तो अनुच्छेद 2 और 3 हम लोगों ने देखा, लगभग सिमिलर आपको दिख रहा है, लेकिन नहीं। नए राज्य का प्रवेश का मतलब है कि किसी नए राज्य को अपने में स्थापित करना। और नए राज्यों का गठन मीन्स नए से किसी एक राज्य को निर्मित करना, या जो राज्य पहले से है उनके क्षेत्र और सीमाओं में वृद्धि करना। भाग 2 जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक है, नागरिकता से संबंधित है ये। और अभी नागरिकता बहुत चर्चे में है, तो उस तरह से भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अनुच्छेद 5 संविधान के नागरिकता के बारे में चर्चा करता है। मीन्स संविधान के प्रारंभ पर जो नागरिकता है उसकी चर्चा करता है कि भारत के नागरिक कौन होंगे, इसके बारे में चर्चा करता है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से जो भारत में आए हैं ऐसे व्यक्ति के नागरिकता संबंधित विषयों को बताता है। उनकी नागरिकता की क्या अधिकारिता है उसके बारे में चर्चा करता है। एक बार फिर से, अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले किसी व्यक्ति के नागरिकता के अधिकार का चर्चा करता है। अनुच्छेद 10 जो है वो नागरिकता के अधिकारों के जारी रहने के बारे में चर्चा करता है कि किस तरह से हमारे यहाँ भारत में नागरिकता के अधिकार जारी रहेंगे, उसका चर्चा अनुच्छेद 10 में है।
अनुच्छेद 11 संसद कानून बनाकर नागरिकता के अधिकारों को विनियमित करेगी, मीन्स कंट्रोल करेगी। तो नागरिकता के अधिकारों को कंट्रोल करने का किसके पास है अधिकार? तो संसद के पास है। और संसद कानून द्वारा, ऐसा नहीं कि अपने मर्जी से, जो कानून है, जो विधि है, उसके द्वारा नागरिकता के अधिकारों को विनियमित करेगी। ये अनुच्छेद 11 में वर्णन है। तो अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित था, जो कि संविधान के भाग 2 में है। भाग 3 जो है हमारा, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम की दृष्टि से। अनुच्छेद 12 से 35 जो कि मौलिक अधिकार है। इसके महत्व को आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसे हमारे संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच वर्णित है। अनुच्छेद 12 जो है वो राज्य की परिभाषा को बताता है। मीन्स प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे मौलिक अधिकार, तो वो अनुच्छेद 14 से शुरू होता है। 12 और 13 उससे संबंधित चीज़ों को आगे परिभाषित करने का काम करता है। मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, हमारे लिए तो होते ही हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट विषय होता है। ये संविधान के भाग 3 में वर्णित है। अनुच्छेद 12 से 35 तक इसकी चर्चा की गई है। तो हम लोग देखते हैं इसे, अनुच्छेद 12 से 35 को। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है, मीन्स डिफाइन किया गया है कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है, किसको हम राज्य कहते हैं। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनके अपमान करने वाले के कानूनों के बारे में चर्चा करता है। जबकि जो प्रारंभ होता है 14 से लेके 35 के बीच में, इसे 7 मौलिक अधिकार में बांटे गए थे शुरू में, जिसमें अब केवल 6 रह गए हैं। एक जो था संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 31 में था, उसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। यानी मौलिक अधिकार जो थे वो शुरुआत में 7 थे फंडामेंटल मौलिक अधिकार, अब केवल 6 रह गए हैं। कौन सा हटाया गया है? संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है, जो कि अनुच्छेद 31 में था। और कैसे हटाया गया है? तो इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया है। तो अभी बात आता है ये है कहाँ? तो अनुच्छेद 301 ये आपको यहाँ से हटाकर मूल अधिकार के बाहर संविधान में जरूर रखा गया है, और ये विधिक अधिकार के रूप में अभी अवेलेबल है। जो संपत्ति का अधिकार है ये विधिक अधिकार के रूप में अभी अवेलेबल है, लेकिन फंडामेंटल राइट में नहीं है। अभी आपको अनुच्छेद 31 का वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो चर्चा करता है नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों के ऊपर अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसके बारे में। इसे कानूनी अधिकार बनाया गया अनुच्छेद 300A या 300 क के तहत, और अब ये संविधान के 12वें भाग में शामिल है। संविधान के भाग 12 में शामिल है, एक कानूनी अधिकार है 300A यानी 300 का क इसके अंतर्गत। अब आते हैं हम लोग जो ये 6 प्रकार के अभी फंडामेंटल राइट्स बचे हुए हैं, इनको देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 से 18 जो कि समानता के बारे में चर्चा करता है, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। 12-13 हम लोगों ने ऊपर देख लिया था। अनुच्छेद 14 से 18 ये समानता के अधिकार का वर्णन करती है। जैसे अनुच्छेद 14 जो है वो कानून के समक्ष समानता का वर्णन करता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के नज़र में पूरे जितने भी लोग हैं वे सभी एक समान होंगे। जब कानूनी रूप से कोई निर्णय किया जाएगा तो सभी के लिए एक समान होगा। हालांकि इसका आपको अपवाद मिलता है, लेकिन उस पर हम लोग डिटेल्स वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ हम लोग बस देखते चलते हैं क्या क्या है। अनुच्छेद 15 है धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर किसी का जन्म किसी पार्टिकुलर वंश में होता है या पार्टिकुलर
क्षेत्र में होता है तो उस आधार से हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते। रिलीजन यानी धर्म के आधार पर नहीं भेदभाव कर सकते। 16 कह रहा है सार्वजनिक रोजगार के जो मामले होंगे लोक नियोजन, उसमें सभी को एक समान अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन है, यानी कि छुआछूत से मुक्ति का प्रावधान करता है, जबकि अनुच्छेद 18 उपाधियों के उन्मूलन के बारे में है। अनुच्छेद 17 छुआछूत को हटाता है और ये एक निरपेक्ष कानून भी है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के उन्मूलन से जुड़ा हुआ है। मीन्स अनुच्छेद 18 कहता है कि जितने भी टाइटल्स पहले दिए जाते थे जो विशेष समाज में विशेष रूप को दर्शाते थे, राय बहादुर, इन सब तरह के उपाधियों को हटा दिया गया है। कोई इस तरह की उपाधि नहीं रख सकता है क्योंकि समाज में सब लोग इक्वल हैं। हाँ, सैन्य क्षेत्र और अगर शिक्षा के क्षेत्र से आपको कोई उपाधि दी जा रही तो वो रखा जा सकता है। अनुच्छेद 19 से 22 ये 4 अनुच्छेद स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करता है। जैसे अनुच्छेद 19 जो है ये सभी नागरिकों को 6 प्रकार के अधिकारों की गारंटी देता है। कौन कौन सा है? तो 19 का जो क है या 19A आप कह सकते हैं, 19 का जो क है वो बताता है कि सभी व्यक्ति को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी अपनी बातें रखने की स्वतंत्रता है। शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्र होने की स्वतंत्रता है। ख में मीन्स 19(2) इसमें 19 क में हो गया वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 ख या 19(2) में शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्र होने की स्वतंत्रता। 19 ग संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है। 19 घ या फिर आप डी कह सकते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र में निर्बाध रूप से घूमने की स्वतंत्रता देता है। 19 ई या 19(5) कह सकते हैं, भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता देता है। 19 ऊ यानी कि 6 नंबर पे जो है वो कोई भी पेशा अपनाने या कोई भी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता देता है। ये 6 के अंदर, ये 6 जो है वो आपको 19(6) के अंदर वर्णित है। तो हम लोगों ने क्या देखा, वाक अभिव्यक्ति से लेकर कोई भी पेशा अपनाने तक व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, ये 6 काम थे, 6 अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वर्णित है। अनुच्छेद 20 कह रही है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। इन अपराध से बचने के लिए जो दोष सिद्धि है, अपराधों के लिए जो दोष सिद्धि है उसके विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद 21 कहती है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है। इसे आप गरिमा में जीवन भी कह सकते हैं कि एक व्यक्ति को अपना गरिमा में जीवन जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में एक एक्स्ट्रा क्लॉज जोड़ा गया है। अनुच्छेद 21 का बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये 2002 में जोड़ा गया था, जब 86वां संविधान संशोधन के तहत ये बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी। तो इसे अनुच्छेद 21 क में जोड़ा गया था और यहाँ वर्णन था कि अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष 6 से 14 के बीच के जो बच्चे होंगे उनके लिए फ्री शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, अर्थात निःशुल्क शिक्षा होगा। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण के बारे में बात करता है। यहाँ कुछ मामले क्यों हैं? क्योंकि कुछ ऐसे भी मामले हैं जिसमें गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण नहीं है, जैसे कि निवारक निरोध कानून जो रहते हैं उसमें ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होता है। अनुच्छेद 23 और 24 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार को दर्शाते हैं। जैसे अनुच्छेद 23 में है मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है। मानव दुर्व्यापार में महिला, बच्चे, किसी भी तरह के मनुष्य का जो व्यापार है वो नहीं हो सकता है, और बलपूर्वक किसी से श्रम नहीं करा सकते। अनुच्छेद 24 कारखाने और खाद्यान्न में जो बच्चे हैं, बच्चे का उम्र यहाँ पे मेंशन है 14 वर्ष से कम आयु के है, तो उनके रोजगार पर प्रतिबंध लगाती है।
मीन्स आप कारखाना और खाद्यान्न में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को नहीं रख सकते। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच 25, 26, 27, 28 ये 4 अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में है, जिसमें अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता को दर्शाता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता को दर्शाता है। मीन्स धार्मिक मामलों में जो भी प्रबंधन होगा, मैनेजमेंट होगा, ये फ्रीली होगा। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 25 हो गया अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। 26 है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 है किसी धर्म के प्रचार हेतु कर एकत्रित करने, कर देने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से स्वतंत्रता है, यानी कि आप किसी भी धर्म के शिक्षा को लेने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते, किसी को मना नहीं कर सकते। तो धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से स्वतंत्रता है। ये अनुच्छेद 25 से 28 के बीच है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 29-30 ये अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए है। 31 का जो मूलतः था धन, वो हम लोगों ने ऊपर देखा, आर्थिक स्वतंत्र मूलाधिकार में जो था वो हटा दिया गया है। और 32 बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले देखते हैं सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो अल्पसंख्यकों के लिए है। अनुच्छेद 29 और 30 में, अनुच्छेद 29 में वर्णन है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण होगा। अनुच्छेद 30 है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार होगा। वैसे तो एग्जाम के लिए सारे ही इम्पोर्टेंट है, तो आप मूल अधिकार में किसी को स्किप करके चल ही नहीं सकते, सभी आपको याद होने चाहिए और सभी मोर और लेस इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन अल्पसंख्यकों का भी बहुत सारा न्यूज़ में रह रहा है, तो 29-30 इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। मान लीजिए कि हमें मूल अधिकार दे दिया जाता, लेकिन ये अधिकार नहीं दिया जाता कि मूल अधिकार का हनन हो तो हम क्या कर सकते हैं, तो फिर वैसे मूल अधिकार का क्या ही मूल्य रह जाता है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय संबंधित नियम अनुच्छेद 32 में है। डिटेल्स में इसमें रीट वगैरह जारी होती है, वो वीडियो मैंने पहले जारी किया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। रीट क्या है, रीट क्यों जारी की जाती है, कितने प्रकार की होती है, वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग केवल उन अनुच्छेद को कवर कर रहे हैं जो संविधान से है और बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 33 संसद को ऐसे कानून बनाने का अधिकार देता है जो भारतीय सेना और खुफिया संगठनों के सदस्यों सहित विशिष्ट श्रेणी के लोगों तक मौलिक अधिकारों के अनुप्रयोग को प्रतिबंधित करेगा। ये है अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है। इसका सही होगा अनुच्छेद 35 का ए। तो मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए जो कानून है वो बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है। तो आगे चल के मूल अधिकार में कुछ बढ़ाना हो या कुछ भी ढंग से प्रभावित करना है तो ये अधिकार संसद के पास है, लेकिन वो अगर मूल अधिकार छीनने की कोशिश करती है तो ऐसे में न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है और वो मूल अधिकार को छीनने नहीं दे सकती। जो फंडामेंटल हमारा राइट्स है उसके लिए गार्जियन के रूप में सर्वोच्च न्यायालय कार्य करती है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच वर्णित है। अगेन अनुच्छेद 36 जो है वो परिभाषा देता है, वहीं राज्य की परिभाषा जो हम लोगों ने ऊपर देखा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक ये हम लोग देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं। जबकि जो मूल अधिकार थे वो अमेरिका से लिए गए थे, ये याद रखिएगा। मूल अधिकार अमेरिका से और नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। इसमें अनुच्छेद 36 परिभाषा है। अनुच्छेद 37 जो डीपीएसपी है यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इनके प्रयोग को बताती है। अनुच्छेद 39 का क
एक समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में वर्णन करता है। यानी अगर कोई गरीब है, विकलांग वगैरह महिलाएं हैं जो कि दूसरे के ऊपर आश्रित है, मतलब वे लोग जो लोग कानूनी सहायता नहीं ले सकते, उन्हें फ्री में कानूनी सहायता अवेलेबल कराए जाने का प्रावधान अनुच्छेद 39 क के तहत है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का संगठन के बारे में वर्णन करता है, जबकि अनुच्छेद 41 काम करने, शिक्षा पाने और आज मतलब अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का संगठन है, तो वहीं अनुच्छेद 41 हो गया आपको काम करने से अपने आजीविका को पाने का अधिकार रखते हैं। कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने का भी अधिकार रखते हैं। तो कैसे भी ये लोग जो मतलब कैसे भारत के लोग ठीक ढंग से रह पाए उनकी व्यवस्था करना। अनुच्छेद 42 पे आते हैं। सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 42 का इसमें नहीं दिया हुआ है। अनुच्छेद 43 पे आते हैं। श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह या मजदूरी। 43 फिर दो भागों में बढ़ जाता है। 43 को उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। 43 ख जो है वो सहकारी समिति से जुड़ा हुआ है। तो अनुच्छेद 43 हो गया श्रमिकों के लिए। 43 ये कहता है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भी भागीदारी होगी। अनुच्छेद 44 जो अभी बहुत ज़्यादा चर्चे में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सबसे इम्पोर्टेंट अभी अनुच्छेद 44 चल रहा है, जो बात करता है एक समान नागरिक संहिता का। अनुच्छेद 44 बात करता है एक समान नागरिक संहिता का। यहाँ केवल गोवा में लागू है, अभी तो अन्य राज्य भी इसको लेकर के काम कर रहे हैं। तो आप अपने एग्ज़ाम के पहले ये देख लीजिएगा कि किस राज्य, कौन कौन से राज्य ने इसको लागू कर दिया है या एक्सेप्ट कर लिया है। तो समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। बच्चों के लिए जो शिक्षा होगा वो निःशुल्क होगा और अनिवार्य होगा। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति और जनजाति ओबीसी के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का बात करता है। SC ST OBC के जो शैक्षणिक हित है या जो आर्थिक हित है उनको बढ़ावा देने का बात करता है। अनुच्छेद 47 पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है, ये प्रावधान रखता है। अनुच्छेद 47 पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य रखता है, जिसके अंतर्गत आप वो देखते होंगे ना, फूडिंग वगैरह मिलना या अब पोषण की तरफ ध्यान देना, जच्चा बच्चा कार्यक्रम, तो ये सब पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए होता है। लोक स्वास्थ्य में सुधार किया जाए। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन, इसका प्रावधान करता है कि जैसे भारत कृषि प्रधान देश है तो ऐसे देश में कृषि को क्या महत्व मिलना चाहिए, ये चर्चा है। अनुच्छेद 49 प्राकृतिक महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तुओं के संरक्षण के बारे में बात करता है। वहीं अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच पृथक्करण की चर्चा करता है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो इस कड़ी में फ्रेंड्स हम लोग आज अनुच्छेद 51 तक हम लोगों ने समझा। इसका जो अगला पार्ट हम लोग लेकर के आएंगे, इसकी जो अगली कड़ी होगी उसे हम लोग इस एक वीडियो में भी सम्मिलित कर सकते हैं, लेकिन प्रयास तो यही था भी कि एक वीडियो में सम्मिलित कर लिया जाए, पर आपके हितों को दृष्टि में, आपके हितों को ध्यान में रखते हुए आप इतना का रिवीजन कर लें। इससे कितने प्रश्न बने हुए हैं उनको सोल्व करें, और अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में बताएं। हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं अनुच्छेद 51 क मौलिक कर्तव्यों के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।